नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक टॉक्स के अंदर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर टेक्नोलॉजी के कुछ गैप्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को यहां बुलाते हैं, उनसे हम लोग बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जिनमें वो हैं, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उस रोल को वो किस तरीके से निभा रहे हैं और इंडस्ट्री को इन जनरल उस रोल को किस तरीके से निभाना जरूरी बन जाता है। हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर पॉलिसीज की बातें भी करते हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये बता सकें, आपको एज अ व्यूअर हम लोग ये बता सकें कि टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन ही काफी नहीं होती, बल्कि उसका एक इस तरीके से इंप्लीमेंट होना कि वो सेफली आप लोगों को एक सहूलियत दे सके, प्लस आपका डेटा सेफ रख सके तरीके से टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी हो जाता है। और वो कैसे किया जाए, जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने रोल्स आ जाते हैं एक्सपर्ट्स के। तो आज हमारे इस शो के अंदर मौजूद हैं दो एक्सपर्ट्स। डॉक्टर नवीन धाम को तो आप जानते ही हैं, वो हमेशा से हमारे को इस पूरी सीरीज के अंदर गाइड करते आए हैं। उनकी टीम लगातार हमारे को ब्रीफ करती है कि टेक्नोलॉजी के गैप्स किस तरीके से हम लोग भर सकते हैं और वो गैप्स आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं। तो आइए पहले स्वागत कर लें डॉक्टर नवीन धाम का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर नवीन धाम फाउंडर हैं जीआईएसपीएल के, और जीआईएसपीएल का रोल है दोस्तों टेक्नोलॉजी को कंप्लायंट बनाना, मीनिंग आपकी टेक्नोलॉजी को सेफ बनाना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आईटी का स्ट्रक्चर कहीं कुछ गैप्स लेकर आ गया है, या फिर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं अंदर जो कि टेक्नोलॉजी को इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उनके अंदर अवेयरनेस को जगाना ये जीआईएसपीएल की टीम का काम है। और साथ ही में वो इंश्योर करते हैं अपनी एक सर्टेन की स्टैंप लगाकर कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए भी सेफ है और दूसरों के लिए भी सेफ है। इसीलिए शायद जब बैंक ऑडिट्स का नाम लिया जाता है तो जीआईएसपीएल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इसी तरह से हमारे दूसरे एक्सपर्ट की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। आज हमारे साथ एनबीएफसी से, मतलब इस कैटेगरी से हमारे सामने एक एक्सपर्ट है जो कि एक सीआईओ हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत कर लें। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। नमस्कार राजेश जी एंड नवीन धाम जी। विनोद रॉय जी सीआईओ हैं, सीटीओ हैं वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड में, और एक बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं उस कंपनी की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सेफ तरीके से चलाने का। तो आइए जान लेते हैं कि उनका रोल आखिर है क्या। विनोद जी, आप एक सीआईओ हैं वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी के अंदर आकर टेक्नोलॉजी का रोल कैसे क्या बन जाता है और कितना पेचीदा हो जाता है? सो राजेश जी, द टेक्नोलॉजी रोल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो लोग यूजर हैं, जो इसके यूज करते हैं, तो वेरी द टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट द टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। मतलब अभी जरूरत है हमारी टेक्नोलॉजी, बिकॉज द वास्ट लेवल इन कैप्चरिंग द कस्टमर सेंटिमेंट एंड द रूरल एरिया ऑल्सो, बिकॉज द टीयर 1 सिटी तो सारे बैंक अवेलेबल हैं, बट एनबीएफसी वर्किंग इन द रूरल एरिया जहां पर किसी का अप्रोच नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी ऐसा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो ऑन बोर्डिंग से लेकर के आपके जितने भी अंडर राइटिंग है, टेक्निकल है, आपका लीगल है, डिसबर्समेंट है और कलेक्शन है, तो ये सारे के लिए हमने एक ऐप, वेब के साथ साथ हमने ऐप भी डेवलप किया जो यूजर फ्रेंडली है और लोगों को यूज करने में, बिकॉज यू नो दैट कि आपको RORMs जो हमारे ब्रांचेज में हैं वो इज नॉट द टेक सेवी, बट यस द मोबाइल फ्रेंडली। आज के डेट में सारे मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो हमने ऐसा ही एक डिजाइन किया है जिसमें कि सारे हमारे यूजर जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो उसको फ्रेंडली यूज कर सके, मैक्सिमम डेटा कैप्चर कर सके और कस्टमर को प्री सैंक्शन जो बोलते हैं, हमारे को कस्टमर के इंफॉर्मेशन लेने के बाद उनको इमीडिएटली प्री सैंक्शन एक एश्योरेंस दे सके कि हाँ ये आपका लोन हो सकता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम बैकएंड में चेक होता है, बट कस्टमर को हम एश्योरेंस दे देते हैं कि एक प्री अप्रूव कि हाँ आपका लोन हो सकता है। ओके, दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग्स, the underwriting process is very very important, because all the fraud analysis, कस्टमर का डिटेल्स जो लोन का है कि उनका कहीं लोन चल रहा है नहीं चल रहा है,
वो सारे चीज को हमने एक बीआरई सिस्टम, बिजनेस रूल इंजन बनाया है, जिसके मिक्सअप ऑफ द पॉलिसी, जो हमारे रेगुलेटर है उनकी पॉलिसी है, हमारे जो कुछ सर्टेन पॉलिसी हमारे कंपनी का है, कुछ हमने ब्यूरो से डेटा इंटरेक्ट करते हैं और उस पर हम डिसाइड करते हैं गो नो गो की फैसिलिटी। जो हमारे गो अगर सिस्टम दे देता है, दैट मीन्स कि हम उसको सैंक्शन इमीडिएट कर देते हैं। नो गो में वी कैन द पार्ट ऑफ द डिविएशन पॉइंट, उसको हम चेक करते हैं मेरी क्रेडिट टीम, और उसको डिविएशन लगा करके उसको लोन को हम प्रोसेस करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। Third is the technical and property. You know the technical and legal. Legal is the all the property papers, and technical is the all the property visits, and the property is the part of the government authority and not and local patta kind of things. Then is the come in the picture in the disbursement. Disbursement system is automatically disburse the all the disbursement process and go to the my LMS system, and the next after 2-3 months the collection process is started. तो इसके बाद हमने क्या किया राजेश जी, इसको कि डिजिटल हम लोगों ने सारा चीज बनाया और अपने यूजर को ट्रेंड किया, जो कि हमारे यूजर को पहले पेपर्स लेकर के ऑफिस में आते थे, उसके बाद स्कैन होता था, somebody is sitting, मतलब कोई हमारे ऑफिस में बैठा हुआ है तो वहां से डेटा एंट्री करता था। अभी क्या हो गया प्रोसेस ऑनबोर्डिंग का, हमने OCR के थ्रू एक स्कैन करके हम डेटा इनपुट कर लेते हैं, जो भी KYC आपका है उसको ऑथेंटिकेट कर लेते हैं इमीडिएट बेसिस पर, देन एंड देयर। हम अकाउंट एग्रीगेटर, जो आज के डेट में रेगुलेटर भी बोल रहा है कि मैंडेटरी कर दिया कि अकाउंट एग्रीगेटर होना चाहिए आपको इंटरेक्टेड, तो मैं अकाउंट्स का डिटेल्स उस कस्टमर का OTP के थ्रू ले लेता हूं, तो वहां से हो जाता है। मैं सिविल स्कोर वहीं से जनरेट कर देता हूं अपने CRM सिस्टम से। तो कंप्लीट थिंग्स, मतलब ये हम सारी चीज कस्टमर को उसी पीरियड में करके दे देते हैं, सो डैट कि हमारे को इमीडिएट कस्टमर को ये लग जाता है कि मेरा लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर लोन हो सकता है तो मेरे को कब तक मेरे को अप्रूवल, जैसे ही मेरे गो नो गो के पॉलिसी के अंदर में आता है, आई कैन टेल यू द, मतलब मैं उसको बताता हूं कि आपका लोन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हो जाएगा एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। ओके, राइट राइट। सो धाम साहब, जैसे अभी हमने समझा NBFC का एक बहुत ही रोल है डेटा कलेक्शन का और फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग का, और ये सभी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है, तो कितना जरूरी हो जाता है और क्या अलग कंप्लायंसेस इसके लिए चाहिए होते हैं इसको सेफली रन कर सकें इसके लिए? देखिए, NBFC के ऊपर एक डायरेक्ट रूल है जो कि RBI ने अपनी कंप्लायंसेस जारी की हैं, जो कि इनको कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो RBI ने अपने गाइडलाइंस पूरी दी हैं जिसके ऊपर पूरी NBFC को चलना होता है, और उसके अंदर काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जिसको उनको एडहेयर करना पड़ता है। बिना उसके वो NBFC को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता लोन देने का या कुछ ट्रांजैक्ट करने का। तो RBI पहले ही ये सब कर लेती है। जब आप NBFC को रजिस्टर करने जा रहे हैं RBI के साथ, तो RBI आपके एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, उन सब के साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बहुत लंबी लिस्ट होती है उनके पास, जिसके अकॉर्डिंग उसको वो कंप्लाइंट कर देते हैं और कंप्लाइंट करवाते हैं आपसे, जिसमें कि हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे जैसे कंसल्टेंट्स की। तो हम जाते हैं, हम पूरा उनका लाइन बाय लाइन जो उनके कंप्लायंस में, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस में लिखा है, वो हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यू आर टोटली कंप्लायंट एज पर द रिक्वायरमेंट। और उसमें एक टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं और दूसरे आपके पॉलिसी कंट्रोल्स होते हैं। उसमें पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिपोर्ट, वो सब बनाई जाती हैं। और दूसरा एप्लीकेशंस जो आपकी हैं, जैसे विनोद जी ने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने बनाई हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट किया जाता है, उसको हैक किया जाता है, हैक करके देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से इनके वीक पॉइंट्स हैं, उनको क्लोज किया जाता है, ताकि जो डेटा उसमें रिसाइड कर रहा है, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि डेटा वहाँ रिसाइड करता है क्लाइंट का, तो वो हम उसको सिक्योर करते हैं इन एप्लीकेशंस को हार्डन करके। तो वो हार्डन ऐसे ही होती है कि हम उसको पहले एथिकली हैक करते हैं, हैक करके हम उसमें लूप होल्स निकालते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के बाद हम दोबारा
चेक करते हैं कि वो क्लोजर ठीक हुआ है नहीं हुआ। जब वो क्लोजर ठीक हो गया तो फिर हम ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ नाउ यू आर ओके टू गो अहेड विद दीज एप्लीकेशंस। और पॉलिसीज प्रोसीजर्स को भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि उनको वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली ऐसे उनको भरनी होती हैं वो रिपोर्ट्स। तो वो पूरी कंपनी को उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलाया जाता है फिर। और क्वार्टरली ऑडिट्स भी होते हैं ताकि कहीं कोई भी लूप होल रह ना जाए ऑर्गेनाइजेशन में। सो जैसे अब ये डेटाज हैं, ये पर्सनल कंपनी के तो नहीं कह सकते हम इसको, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं इसके अंदर। तो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाना, इसके ऊपर क्या पेनल्टीज सरकार ने लगाई हैं और इस वजह से इसको कितना ज़रूरी हो जाता है कंप्लायंस को मीट करना? देखिए वो तो डीपीडीपी एक्ट के अंडर आएगा ही, क्योंकि अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की सेव कर रहे हैं और उसको अगर आप कहीं शेयर करना जा रहे हैं तो वो उसके लिए कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंसेंट नहीं लेंगे तो वो एज पर डीपीडीपी एक्ट जो उन्होंने उसकी पेनल्टीज लगाई हैं वो देनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो अभी इसके रूल्स, डीपीडीपी एक्ट के रूल्स अभी आ जाएंगे कुछ 1-2 महीने के अंदर। उसके बाद वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा बहुत। राइट। सो जैसे अभी विनोद जी हमने समझा डॉक्टर धाम से भी कि डेटा को प्रोटेक्ट करना कितना एसेंशियल है, बट डेटा लीकेजेस के जो पॉइंट्स हैं उसको प्लग इन एक आपके जैसा एक दूरदर्शी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी को हेड कर रहे हो और आप देख पा रहे हो कि किस तरह का एम्प्लॉय स्ट्रक्चर वहाँ पर है, तो उसको हम लोग किस तरीके से उनके हिसाब से हम प्लग इन कर सकते हैं। तो क्या स्पेशल फॉर्मुलेशंस आपने करी अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनली? थैंक यू राजेश जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हमारे को एज ए सीआईओ एंड सीटीओ एज द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मेजोरिटी देखते हैं कि सिस्टम, बिकॉज अभी जो सिस्टम चल रही थी लेगेसी सिस्टम में बहुत सारे वल्नरेबिलिटी थी। एज पर नवीन जी जो अपने बताएं, जो वीएपीटी करते हैं उसमें बहुत सारे, तो हमने उस सिस्टम को अपग्रेड करना होता है। और इंटायर द माई कैरियर, सो आई हैव द वर्किंग इन द, मतलब मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लाइक बैंक, like NBFC, like software division, like data center. So I have the multiple idea. So my data center, not only the software parts, the data center is equally important. The infra is equally important. Your network is equally important. Your security is equally important. तो हमारे को सारे फील्ड में डेटा प्राइवेसी के ऊपर, चेंज मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि बीएपीटी ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या करती है कि एक बार बीएपीटी करा ली, उसके बाद इज द लिव द ऑल द थिंग्स कि हमारे ने एक बार कर लिया, रेगुलेटर को हमने फुलफिल कर दिया। दिस इज नॉट वे, दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। इसको बराबर करते रहना चाहिए, जिसके चलते आपके कहीं भी कुछ भी अगर बग्स आते हैं, फिक्स आते हैं, तो उसको बीएपीटी टीम जैसे जीआईएसपीएल जैसी टीम हमारे को एज ए एक्सपर्ट एडवाइज करती है कि आप इसको पैचिंग करो, अदरवाइज दिस इज द वल्नरेबल। उसी तरह हमने डेटा सेंटर में अपने को बहुत सारे चीजें लगाए हैं कि उसमें हमने अपने जो मेरा कोर सिस्टम है, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, वी आर नॉट एक्सपोजिंग, हम लोग कभी भी उसको पब्लिक डोमेन को एक्सपोज नहीं करते हैं। इन द बिटवीन हमने एएलबी लगाया हुआ है, बैक लगाया हुआ है, और जितने भी कम्युनिकेशन होता है वो एपीआई के थ्रू होता है। दिस इज द इंड टू इंड इंक्रिप्शन। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज द नॉट 100% सिक्योर, बट द क्रिएट द लेवल ऑफ द सिक्योरिटी इज इंक्रीजेज डे बाई डे। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो कस्टमर का डेटा आता है वो हमारे डेटा मैक्सिमम हमारे सिस्टम पर है, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम पर है। और सेंट्रलाइज सिस्टम पर हम बहुत सारे चीज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जस्ट लाइक पैम ऑथेंटिकेशन के लिए नो वन इज द डैम यूज करते हैं डेटा एक्सेस मैनेजमेंट की, नो वन एक्सेस द कस्टमर डेटा इन द सेलेक्ट क्यूरी एंड समथिंग। अभी आपने प्राइवेसी एक्सेस की बात करी है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, जो आपका जो यूजर्स हैं आपके यहाँ पर, उनको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें से कोई मिसक्रिएंट तो नहीं है, कोई शरारती ऐसा तो नहीं कि डेटा के हब तक पहुंचने, कोर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं इसको आप? So basically, you are talking about the role and role based. Whatever is the employee stand, हमने उसको रोल बेस दे दिया आइडेंटिफाई।
और उस रोल के बिहार पर हम डिसाइड करते हैं बैकएंड से कि इसको क्या एक्सेस होना चाहिए। और सिमिलरली हमारे एचआर सिस्टम हमारे इंटीग्रेट होता है। इन केस अब कोई एम्प्लॉय हमारे को प्रमोट होता है या डीएक्टिवेट होता है तो हम रियल टाइम पर उसके आईडी को डीएक्टिवेट करते हैं, या सर्टेन रूल हमारे पास बना हुआ है जो मेरा कोर सिस्टम है उसके अंदर में वो फॉल उसी में करता है। तो हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट से डिस्कस करके पॉलिसी बना करके एक सर्टेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की हुई है कि किस लेवल पर क्या रोल होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा उसको डेटा डाउनलोड करना है, कौन सा डेटा पर उसको काम करना है, तो ऑलरेडी फिक्स। तो अगर कभी एम्प्लॉय प्रमोट होता है, प्रमोट होकर के अगर सीनियर बनता है तो वो उसी लेवल में फॉल करेगा जो हमारी ऑलरेडी पॉलिसी में है। अगर कोई एम्प्लॉय डीएक्टिवेट हो जाता है, लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, इमीडिएट बेसिस पर हम एपीआई के थ्रू कॉल करते हैं और उस आईडी को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये सारे हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद हमने डीएलपी सिस्टम लगाया हुआ है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है कि इन केस ऑफ द अनऑथराइज्ड सस्पिशियस एक्टिविटी हमने मॉनिटरिंग किया है अपने सिस्टम को कि अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है और किस यूजर किया तो इमीडिएट बेसिस पर हमारे बैकएंड टीम को पता लग जाता है कि कोई यूजर सस्पिशियस एक्टिविटी करता है। सो वी हैव द बिहेवियर एनालिसिस आल्सो। क्या एक्शन प्लान होता है ऐसे ऐसे यूजर के अगेंस्ट, क्या एक्शन लिया जाता है? So let's suppose कि somebody is try to access the my database या हमारे कोर सिस्टम में अंदर जाने की कोशिश करता है तो बैकएंड टीम इमीडिएटली उसके आईडी को ब्लॉक करती है और एक मेल फ्लो करती है उसके एचओडी को और हमारे को कि ये पर्सन के राइट्स नहीं थी बट ही इज ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा, व्हाट इज द रीजन। सो इमीडिएटली हमारी ज्वाइंटली कॉल होता है इंक्लूडिंग एचआर, including this is the some points of the branch manager also कि क्या है, कोई बंदा कोई रिजाइन तो नहीं चल रहा या वाई आर इज हैपनिंग दिस, मतलब क्यों कर रहा है ये चीज को। देन कॉल टू अदर, वो सिस्टम में है और कुछ इस तरह का माइंडसेट नहीं है, देन कॉल डायरेक्टली टू एम्प्लॉय कि आपने कैसे किया, तो वो ही इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। देन आईडी इज द अनब्लॉक, अदरवाइज आईडी उसका ब्लॉक रहता है, वो कोई काम नहीं कर सकता हमारे सिस्टम में, इवन कि वो अटेंडेंस तक नहीं मार्क कर सकता है अपना। ओके, ऑलराइट। सो धाम साहब, जैसे अभी हमने समझा विनोद जी से, काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब हम कोई यूजर को देखते हैं ब्रीच करते हुए पॉलिसीज को, तो जब आप कंप्लायंसेस कर रहे होते हैं तो क्या ये भी एक फैक्टर बीच में लेके चलते हैं कि टेक्नोलॉजिकली तो ठीक है आप गैप्स एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको प्लग इन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में ही हमने बात करी, कल्चर टेक की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप ये भी नोट करते हुए चलते हैं कि एक एम्प्लॉय का जो है वो अगर इस तरह का ब्रीच कभी आपको दिखता है तो उसका भी कोई प्रोविजन डाल दिया जाए बीच में? हाँ जी, इसके लिए पूरा एक प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो इंसिडेंट जब मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई अटैक हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो या फिर आपके इंटरनल जो एम्प्लॉय है उसी ने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा इंसिडेंट कर दिया कि उसने कोई डेटा चुरा लिया या फिर कुछ पासवर्ड लीक कर दिया, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट, पॉलिसी ब्रीच कर दी, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। उसका पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम एचआर एक्शन तक जाते हैं। पहले रूट कॉज देखा जाता है कि रूट कॉज क्या रहा, क्यों किया उसने, पूरी इंटेरोगेशन होती है। फिर उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जब हमें पता लग गया कि इसने ही किया है, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं जो कि पहले ही डिफाइंड होते हैं पॉलिसी में। कि अगर वो P1 ग्रेड का है, P1 मीन्स सबसे हाईएस्ट उसने वायलेशन की है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन है, P2 किया है तो क्या एक्शन है, P3 किया है क्या एक्शन है, P4 है तो क्या एक्शन है। उसमें P1 में तो टर्मिनेशन और काफ़ी स्ट्रिक्ट वो होते हैं प्रावधान, जिसमें कि उसको टर्मिनेट तक कर दिया जाता है अगर वो उसने कोई डेटा चुराया है या कुछ ऐसा वायलेशन किया है जो कि बहुत हाई प्रायोरिटी की है, सेंसिटिव डेटा के साथ उसने कुछ खिलवाड़ किया है, तो उस केस में वैसा भी होता है। और जो P4 या P5 जो बिल्कुल लोवेस्ट होती है उसमें वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जाता है। चलिए विनोद जी, ये तो बात हो गई कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सिस्टम के अंदर कॉन्शियसली घुसना है तो वो हर चीज को ब्रीच करता हुआ अंदर किसी तरह से पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपकी है, उसके अंदर कभी कभी अनजाने में भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम लोग फिशिंग अटैक्स भी कहते हैं
कि लिंक आया, उस लिंक के बारे में, वो लिंक बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा था या फिर बड़ा इनोसेंट सा लग रहा था और उस लिंक पे अनजाने में क्लिक कर दिया एम्प्लॉय ने, लेकिन उसने एक रैंसमवेयर को एंट्री दे दी। तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं और ऐसे केसेस के अंदर एजुकेशन फिशिंग के ऊपर कितना काम करती है? करेक्ट राजेश जी। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम होती है बिकॉज द ट्रेंड नहीं होते हैं इम्प्लाई, तो वो करते हैं फिशिंग अटैक और स्पूफिंग मेल में वो प्रॉब्लम आती है, और जो पूरा इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है इस चीज के लिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब इस तरह के प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास जो टूल्स हैं उसके बिहार पर हमारे को जो पीछे बैकएंड टीम में अगर मॉनिटरिंग करते हैं उनको आइडिया लगता है कि कुछ हुआ है, तो वो पहले हम आइसोलेट करते हैं उस सिस्टम को जिस सिस्टम से हुआ है, और कोर सिस्टम से पहले उसको स्कैन करने स्टार्ट कर देते हैं। द फ्रीज द ऑल द सिस्टम फ्रीज एंड द वट एवर इज द बॉट एंड एवरीथिंग इन द सिस्टम, उसको आइसोलेट करके किल करते हैं। देन इज द स्टार्ट द माई कंपनी इज स्टार्टेड फॉर द लर्निंग मैनेजमेंट, उनको एजुकेशन, एम्प्लॉय को एजुकेट करना साइबर सिक्योरिटी के लिए। हमने टूल्स भी बहुत सारे यूज किया है, जैसे नवीन धाम जी ने एक टूल्स डेवलप किया है जिस पर वो बात करते हैं कि अगर आपका हो जाता है इस तरह से तो आप कैसे उसको मिटिगेट, सिस्टम में बैठ करके मेरी एक्टिविटी को कोई इंटरनेट से एक्टिविटी को एक्सपोज करने लगे, उस चीज को हम इमीडिएटली प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर और उनको एजुकेट करते हैं टाइम टू टाइम, और ऑन बोर्डिंग के टाइम पर ही उनका कंप्लीट हम साइबर सिक्योरिटी का जो फिशिंग से रिलेटेड, स्पूफिंग से रिलेटेड होता है ट्रेनिंग, वो हम डे 1 पर देते हैं। बहुत खूब। सो जैसे विनोद जी ने बताया कि आपकी कंपनी ने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं और जहाँ तक मैंने भी आपसे ब्रीफिंग ली तो फिशिंग के अंदर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने इंट्रोड्यूस किया जस्ट अभी रिसेंटली। राइट। ऐसा क्यों किया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, नॉर्मल फिशिंग जो टूल हमने अभी तक देखते आ रहे थे उसमें तो नॉर्मली एक मेल आती थी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, एम्प्लॉय देखता था और उसको फिश हो जाता था, कई बार नहीं भी होता था। तो उसमें एक गैप रह जाता था कि अगर जिसने नहीं देखी मेल, जिसने क्लिक ही नहीं किया, तो फिर वो कहीं ऐसे इतने बिजी एम्प्लॉयज होते हैं जो मेल अपनी चेक ही नहीं कर पाते। तो चाहे हो सकता है कि वो थ्रेट जो उनकी नॉलेज है बहुत कम हो थ्रेट के प्रति, जो भी उनके ऊपर अटैक हो रहा है, पर वो क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे? क्योंकि उनका टाइम नहीं है। अब उस केस में उसकी साइकोमेट्रिक टेस्ट हम पहले ही कर लेते हैं। एक लिंक जाता है हर एम्प्लॉय को जिसको, जो कि मैंडेटरी होता है, वो हर किसी को करना ही करना है। तो वो HR या उनके HODs बता देते हैं कि आपको ये टेस्ट देना ही देना है। तो उसके करने से हमें उनकी साइकोलॉजी पता लग जाती है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है एक अटैक को लेके। तो इसमें क्या होता है, हम 4 क्वाड्रेंट जो बनाए हैं वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है हम ये देखते हैं। हो सकता है कि वो सारे क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा हो। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में वो किसी भी क्वाड्रेंट में वीक होगा तो वो ट्रेनिंग उसके चारों क्वाड्रेंट फिल कर देगी। तो इससे ये फायदा होगा कि उस साइकोलॉजी जो है उसकी, हम जो उसमें वीकनेस है हम उसको किल कर रहे हैं। अच्छा, उसको आप जान पाएंगे कि वो क्या क्या नहीं समझ पा रहा। हाँ, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा हो या फिर उसको लग रहा हो तो आप समझा देते होंगे उसको। राइट। ट्रेनिंग करने के बाद उसको पूरा समझ आ जाता है कि हाँ अब ऐसे रिएक्ट करना है, उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। सो वी आर इंजेक्टिंग द साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इन देयर ब्लड नाउ। वंडरफुल। विनोद जी, जल्दी से, बस समय का तकाजा हो रहा गया, अब मेरे को लगातार इंडिकेशंस मिल रही हैं, तो अभी जल्दी से हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि NBFC को आपने अपनी कंपनी के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो क्या एक राय देना चाहेंगे आप एक उभरती हुई NBFC को अपने IT स्ट्रक्चर के लिए? सो बेसिकली राजेश जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन करो आप, देयर इज नो इशू, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस, बट द साइबर सिक्योरिटी इज द इम्पोर्टेंट रोल, प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल। आप डिजिटलाइजेशन के चक्कर में, आप किसी बिजनेस के यूजर के चक्कर में अपने सिस्टम को एक्सपोज नहीं करो। दिस इज द मेन थिंग। अभी क्या हो रहा है कि आज के डेट में कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस के एम्प्लॉय मल्टीपल कंपनी से आते हैं। अब उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का अपना कल्चर होता है, एप्लीकेशन होता है, तो वो यूज टू होते हैं, तो वो बोलते हैं आकर के यहाँ करो। तो हमारी बैकिंग टीम क्या करती है, चेंज रिक्वेस्ट लेकर के उसको चेंज करती है। ड्यूरिंग द चेंज रिक्वेस्ट
वो ऐसा चीजें वल्नरेबिलिटी छोड़ देते हैं जो कि आज तक मेरा इंफ्रा स्टेबल था, नॉट हैकर के लिए था, वो कोई पोर्ट ऐसा इनेबल हो जाता है जिसके चलते हमारे सिस्टम एक्सपोज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम करें। दूसरा, डेटा प्राइवेसी के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी सारे रेगुलेटर ने कस्टमर डेटा के ऊपर बहुत सारे रूल्स पॉलिसी आ गए, जो कि हमारे को एक्सपर्ट के साथ जो भी है, आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, या साइबर सिक्योरिटी पार्टनर हो, एप्लीकेशन पार्टनर हो, आपके क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्टनर हो, नेटवर्क के पार्टनर, तो आइडेंटिफाई द गुड पार्टनर जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। आप किसी ऐसे लोगों को नहीं दो जहां से, क्योंकि आपका योर द रेपुटेशन इन स्टेक। आप सोचो कि आपका रेपुटेशन स्टेक पर है, आप एक मिनट के लिए भी एक चीज को नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज द पीपल आर आस्किंग फॉर द जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट का मीनिंग यही होता है कि सर, बट मैं उसके ऊपर हम जीरो ट्रस्ट में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इन द सिस्टम, बिकॉज द फाइनेंशियल सेक्टर, मोस्ट ऑफ द हैकर इज अटैकिंग इन द टॉप सॉर्ट, नॉट बॉटम। उनको पता है कि लोग, बट टॉप सॉर्ट पर वो अटैक करते हैं, उनके मेल फिशिंग करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रैक करते हैं, जितने प्रोफेशनल साइट पर उस पर ट्रैक करते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो मेरे लिए मेन वल्नरेबिलिटी है मेरा टॉप मैनेजमेंट, उसको मेरे को सिक्योरिटी देना है, उनका डेटा सेव रखना है, और सिमिल्टेनियसली इंटरेस्ट ऑफ द टाइम हमारे को इंफ्रा को भी इतना ही स्ट्रांग रखना है कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मेरा बीसीपी प्लान रेडी होना चाहिए, मेरा डीआर प्लान रेडी होना चाहिए, मेरे को टेबल टॉप करते रहना चाहिए वीकली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर, सो डैट कि मेरा सिस्टम अगर कोई अटैक भी हो जाता है तो देयर इज नो डेटा लॉस इन दैट सिनेरियो। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि विनोद रॉय जो हैं वो एनबीएफसी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी पकड़ उनने बना ली है। यदि आप उनसे मिलकर कुछ राय लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स हम लोग यहाँ फ्लैश कर रहे हैं विनोद जी के। आप अगर एनबीएफसी अभी अभी ज्वाइन किए हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो उसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप विनोद जी से राय ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे। इसी तरीके से GISPL दोस्तों एक कंप्लायंस के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करती है। कंप्लायंसेस अपने स्ट्रांग कीजिए, आईटी को बिल्कुल भी स्कोप मत छोड़िए कि उसके अंदर कोई भी गैप हो, रैंसमवेयर्स अंदर आने का, मैलवेयर्स अंदर आने का, या फिर फिशिंग जो है उसको अगर आपने एक तरीके से रोकना है, अपने एजुकेट करना है अपने एम्प्लॉयज को। आज धाम साहब ने हमारे को कितना अच्छा तरीका बता दिया, तो इसको फॉलो करना चाहते हैं, धाम साहब के नंबर्स हम लोग नीचे दे रहे हैं, प्लीज फॉलो कीजिए उनको। सिमिलरली जैसे विनोद जी ने बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आपका एक डीआर प्लान हो, जैसे डिजास्टर रिकवरी प्लान हो, या आपकी बैकअप स्ट्रांग हो, तो क्लाउड एक्सेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म शायद ही आपको मिलेगा। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्लाउड के ऊपर जहां अपने डेटा को हाउस करने के बाद आप बेफिक्र हो सकते हैं। तो क्लाउड एक्सेस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये नंबर्स फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इजाजत दीजिए, मुझे देना चाहूंगा अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।